लैकलन मर्डॉक ने 22 अरब डॉलर की डील की है जिससे टेलीविजन और स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री हिल गई है। फॉक्स रोकू को खरीद रहा है जो दुनिया भर में करोड़ों टीवी स्क्रीन पर है। यह कदम उनके पिता रूपर्ट का वर्षों पुराना सपना था जो वे पूरी नहीं कर पाए। अब हमारे साथ स्टूडियो में हैं एलन वोक, टीवी रेवरेंट के सह संस्थापक और मुख्य विश्लेषक। नमस्ते और यहां आने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत स्वागत है। तो ये बहुत दिलचस्प है और मुझे लगता है कि बहुत से लोग, यहाँ तक कि मैं खुद भी थोड़ी उलझन में हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये सवाल है कि आखिर रोकू है क्या। जैसे आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ये असली कंटेंट स्ट्रीमर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है और आपको ये एक्सेस मिलता है, तो आपके पास रोकू हो सकता है और आपको पता भी ना हो। रोकू एक टेलीविजन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर, डोंगल्स और ब्रांडेड टीवी सेट बनाता है, साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस करता है। टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? पहले टीवी को ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं थी, बस ऑन करते ही सब दिखता था। या रैबिट ईयर्स अगर आप पीछे जाना चाहें। हाँ, मैं मजाक में कहता था मेरी बहन ऑपरेटिंग सिस्टम थी, उसे रैबिट ईयर्स एडजस्ट करना आता था। लेकिन जब स्ट्रीमिंग आई तो टीवी कंप्यूटर जैसा दिखने लगा, है ना? तो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम या इंटरफेस की जरूरत थी ताकि आप असल में समझ सकें, जैसे कि ऐप्स तक कैसे पहुंचना है, अलग अलग प्रोग्राम्स कहां हैं और सब कुछ आसान हो सके। अब रोको वाकई में इसमें सबसे पहले आया था। उन्होंने ये तब किया जब टीवी निर्माता अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में असफल हो रहे थे। ये उनके लिए नया था और उन्होंने इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगाया था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही। रोको ने बहुत अच्छा काम किया और उसे उसी दौर के लिए डिजाइन किया गया था जब लोग स्ट्रीमिंग पर जानकर आते थे कि क्या देखना है। अगर आप रोको का इंटरफेस देखें तो वो आईफोन जैसा लगता है। इसमें चौकोर बटन हैं और चीजें ढूंढना आसान है। अब जैसे जैसे लोग अपनी ज्यादातर देखने की आदतें स्ट्रीमिंग पर शिफ्ट करने लगे, टीवी ओईएम्स ने अपना गेम बेहतर किया और रोको थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन फिर उन्होंने डोंगल्स, यानी वो छोटे डिवाइस जो टीवी से जोड़ते थे, की जगह अपने खुद के टीवी बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अन्य निर्माताओं को लाइसेंस देना शुरू किया और अमेरिकी बाजार में उनकी हिस्सेदारी बहुमत या उसके करीब है। उनके और सैमसंग में कड़ी टक्कर है। उनकी लैटिन अमेरिका और कनाडा में कुछ मौजूदगी है, लेकिन वे यूरोप या अन्य जगहों या इजराइल में अपनी पकड़ नहीं बना पाए हैं। तो असल में क्या है? इसी वजह से मेरा मतलब है, मैं यहाँ तब आया था जब रोको नाम की कोई चीज नहीं थी। मुझे याद है जब मैंने नेटफ्लिक्स लिया था तो वे डीवीडी भेजा करते थे। ये सिर्फ 15 साल पहले की बात है। या आपने उसे न्यूयॉर्क सिटी से ऑर्डर किया था। तो फॉक्स के इसे खरीदने का क्या मतलब है? क्या इससे प्रोग्रामिंग प्रभावित होगी? क्या ये प्रतिस्पर्धा के लिहाज से कोई गलत चाल है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्रोग्रामिंग कोई मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा विज्ञापन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से आखिरी गेट कीपर है ना? तो हमारे पास ये पूरी थ्योरी है कि मोनोकल्चर गिर चुका है। अगर आप मोनोकल्चर को देखें तो ये कुछ कुछ प्राचीन रोम जैसा है। अब हम फ्यूडल मीडिया के दौर में हैं, जहां सब अपनी अपनी बबल्स में हैं और ये बबल्स एक दूसरे से काफी कटी हुई हैं। अब टीवी ओएस आखिरी गेटकीपरों में से एक है। असल में वे तय करते हैं कि कौन क्या देखेगा। टीवी पर जाने पर एप्स अलग अलग जगह मिलती हैं। वे इसका पता लगाते हैं कि उनकी रिकमेंडेशन इंजन आपको क्या दिखा रही है। अब फॉक्स के लिए अपने पक्ष में तराजू झुकाना ठीक नहीं, क्योंकि दर्शक इसे देखकर कहीं और जा सकते हैं। सही है। विज्ञापन दाताओं के लिए यह थोड़ा जटिल है। लोग चिंतित हैं कि फॉक्स अपनी ही इन्वेंट्री को ज्यादा प्रीमियम बना सकता है और डेटा साझा कर सकता है। एक चीज जो स्ट्रीमिंग टीवी इंडस्ट्री के पास है, जो लीनियर टीवी के पास नहीं थी, वो है बहुत सारा डेटा। क्योंकि ये सब डिजिटल तरीके से डिलीवर होता है। कौन देख रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, कब, कहां, और क्योंकि ये लीनियर नहीं है ना, हम सब एक ही समय पर नहीं देख रहे हैं। उन्हें पता है कि कौन कब देख रहा है और वे फॉक्स को उस डेटा में से और ज्यादा दे सकते हैं और फिर फॉक्स को विज्ञापन बेचने में एक फायदा मिल जाएगा और किसी को सच में पता भी नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से रूपर्ट मर्डॉक ने जो किया वो किसी वजह से किया। तो असल में ये सब विज्ञापन के बारे में है। हाँ, आखिरकार हमारे जैसे दर्शकों को ये सब कैसा लगता है? मैं तो बस कोई स्ट्रीमिंग टीवी शो या यूट्यूब देख रही हूँ। उसके आधार पर विज्ञापन कैसे शुरू होता है? आपको पता भी नहीं चलेगा। फॉक्स को ज्यादा प्रीमियम विज्ञापन और पैसे मिलेंगे, बड़े विज्ञापन दाता आएंगे, ये सब बहुत सूक्ष्मता से होगा।
क्योंकि हम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, हमें विज्ञापन नहीं मिल रहे हैं। आप समझिए कि अब स्ट्रीमिंग का आधे से ज्यादा हिस्सा विज्ञापन द्वारा समर्थित है। एक चीज है जिसे फास्ट कहते हैं, नाम मैंने सुझाया था, फ्री एड सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टेलीविजन। ये roku के साथ एक बहुत बड़ी चीज है। roku के पास roku चैनल नाम की चीज है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी फास्ट सेवाओं में से एक है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका नाम है, जैसा सुनाई देता है। ये फ्री है लेकिन विज्ञापन द्वारा समर्थित है। पारंपरिक टीवी से इसमें कम विज्ञापन है, लेकिन फिर भी विज्ञापन होते हैं। तो आखिर ये अच्छा है या बुरा? क्या ये कुछ ज्यादा हो रहा है? यानी क्या ये एक तरह का एकाधिकार है? नहीं, मुझे लगता है ये तटस्थ है। मेरा मतलब है ये इस पर निर्भर करता है कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। जैसे फॉक्स ये नहीं कर सकता था, और आप जानते हैं ये फॉक्स के लिए समझदारी है, क्योंकि वे समझते हैं कि अब हम केबल कंपनियों पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें वितरण पर खुद नियंत्रण रखना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और ये ऐसा कदम है जो दूसरी बड़ी मीडिया कंपनियों में से किसी ने नहीं उठाया है। दिलचस्प, बहुत अच्छे से समझाया क्योंकि ये बहुत बहुत तकनीकी था। बहुत धन्यवाद एलन वोल्क, लीड एनालिस्ट और टीवी रेवरेंट के संस्थापक, इस स्पष्टीकरण के लिए। ये कई लोगों के लिए चीजें स्पष्ट करता है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं।